यह नमस्ते है- दोस्तों और सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। मैं आप सबके सामने आज हिंदी साहित्य विद अर्चना चैनल पे व्याकरण की क्लास का शुभारंभ कर दिए हूँ। तो वह शनिवार को ही हो गया था और उसकी पहली क्लास आज होगी। जो नोट्स की क्लास होती है उस दिन तो मैंने सिर्फ विषय सूची को बताया था। आज मैं जो भी टॉपिक है, कुल इसमें 36 टॉपिक है, 36 टॉपिक को मैं कवर करूँगी। तो मान के चलिए कि 2 टॉपिक डेली मैं कवर करूँगी एक क्लास में। तो आप लोग चैनल पर आ जाइए और अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि भाषा एवं व्याकरण के संपूर्ण नोट्स हैं। ये क्या है? यह संपूर्ण नोट्स है। भाषा की परिभाषा, भाषा और बोली, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, मानक हिंदी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। यह इसमें 8 टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगी पहली यूनिट में। मतलब इसमें कुल 36 यूनिट है भाषा व्याकरण की। मैं ऐसा 36 यूनिट एक प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो मैं उस कमी को जब मैं पढ़ती थी तो वह कमी मुझे खलती थी। कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ विषय सूची के अनुसार। जैसे कि आप व्याकरण की किताब लेंगे तो सभी कुछ मैं किताबों के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। तो आप इस पर अपना फोकस बनाए रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सुझाव आपको दूंगी। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों एवं अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को भी लेते हैं। भाषा वह साधन है जो जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों और इच्छाओं, अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे हम आपको कोई बात बता रहे हैं तो एक भाषा के ही माध्यम से ना, हिंदी भाषा के माध्यम से हम आपको अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने विचार, अपने जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक को आप तक पहुंचा रहे हैं। विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही भाषा होता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावों, इच्छाओं, अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझता है। मतलब वो जिस भाषा में बोल रहा है उसको मैं समझता हूँ, यही भाषा है। सरल शब्दों में देखिए भाषा को क्या कहते हैं। सरल शब्दों में भाषा को मनुष्य के विचारों, भावों को व्यक्त करने, समझने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है। उदाहरण, जब हम कहते हैं मुझे भूख लगी है, आज मौसम अच्छा है, मुझे हिंदी पढ़ना पसंद है, तो यह सब क्या है? यह हमारी भाषा हो गई। मैं अपनी बातों को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को दूसरों को बता रहा हूँ। आज बारिश बहुत होगी, यह क्या है? यह भाषा ही तो है। तो हम अपने मन की बात भाषा के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। भाषा के प्रमुख स्वरूप। भाषा के प्रमुख स्वरूप में 2 रूपों को देखा जाता है। भाषा में देखिए 2 रूपों को विशेष तौर से देखा जाता है। यह 2 रूप देख रहे हैं ना, 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह तो कक्षा 2 के बच्चे भी जानते होंगे। भाषा 2 तरह की होती है, एक हम लिख के अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं और एक मतलब बोल के। तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हम यह जो वीडियो आप लोगों को मतलब पढ़ा रहे हैं यह कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा। जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। माँ ने बच्चे से कहा जल्दी खाना खा लो,
यह विचार बोलकर व्यक्त किया गया है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा करते हैं। जैसे कहीं भी प्रार्थना हम स्कूल में यह एप्लीकेशन लेकर जाते हैं कि आज हमारा बच्चा स्कूल नहीं आएगा, तो हम लिखित भाषा में उसको देते हैं। जैसे पत्र है, पुस्तक है, समाचार पत्र है, परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है, तो यह सब क्या है? लिखित भाषा है। याद रखने की ट्रिक क्या है? बोल बराबर मौखिक और लिखा बराबर लिखित। बोला और लिखा जो जाता है वही भाषा। बस इतना याद रखिएगा, बस यही इतना याद रखिए कि जो बोल कर और लिख कर, यही दो भाषा के स्वरूप हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, बोल कर लिखने, मतलब बातों के द्वारा लोगों को बताना, और लिख कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, जैसे पत्र वगैरह है। भाषा की प्रमुख विशेषताएं। भाषा की प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार समझें। भाषा विचार विनिमय का साधन है। मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भाषा से पहुंचाता है। मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भाषा से के माध्यम से पहुंचाता है। सामाजिक भाषा सामाजिक है। भाषा सामाजिक है, बिल्कुल। बच्चा भाषा अकेले व्यक्ति की नहीं होती। क्या कोई व्यक्ति अकेले कमरे में बैठा है, मतलब मोबाइल को भी हटा दीजिए, तो क्या वह किसी से बात कर सकता है? वह समाज में विकसित होती है। भाषा अर्जित की जाती है। भाषा बच्चा लेकर पैदा नहीं होता, वह अपने परिवार और समाज से सीखता है। क्या बच्चा भाषा को बोलते हुए पैदा होता है? नहीं, वह आता है तो समाज से ही भाषा को सीखता है, और फिर वह धीरे धीरे बहुत अच्छा बोलने लगता है। तो उदाहरण देखिए, इसमें हम आपको बता रहे हैं, हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बच्चा हिंदी सीखता है, और अंग्रेजी भाषी वातावरण में रहने वाला बच्चा अंग्रेजी सीखता है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल। जहाँ जहाँ देखिए, जयपुर की भाषा अलग है, कश्मीर की भाषा अलग है, उड़ीसा की भाषा अलग है, बिहार की भाषा अलग है, उत्तर प्रदेश की भाषा अलग है, अवधी है, बिहार में भोजपुरी है, इधर रायपुर छत्तीसगढ़ में बघेली भाषा का ज़्यादा प्रयोग है। तो आप लोग इस चीज़ को दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, आप लोग बताइएगा। और क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, वहाँ किस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे दिल्ली क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। समय के साथ भाषा बदलती है। समय के साथ भी भाषा बदलती है, और क्षेत्र के साथ भी भाषा बदलती है। भाषा दो तरह से परिवर्तित होती है। आगे हो सकता है और चीज़ें मिले आपको, तो आप समझते चलिए। पुराने समय में दूरभाष था। क्या था? मोबाइल नहीं था, उदाहरण। और आज सामान्य प्रयोग फ़ोन मोबाइल है। पुराने समय में दूरभाष था, दूर हमारी भाषा को दूर तक पहुंचाया जाता था। दूरभाष, दूर तक हमारी टेलीफोन, टेलीग्राम, ये सब क्या था? वही था। तो मोबाइल जो है यह आज का आधुनिक प्रयोग है। भाषा परंपरा से जुड़ी होती है। भाषा जो है परंपरा से जुड़ी है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा पहुंचती है। भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं। भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं। तो यह भाषा के स्वरूप में देखिए, इसमें 8 पॉइंट है, और 8 पॉइंट को जैसे कि हम अभी देखिए दूसरे पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो यह पहला पॉइंट ख़त्म हुआ है, और मैं 4 पॉइंट एक क्लास में करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि व्याकरण का क्लास है तो सभी के लिए है, मतलब आराम से वो पढ़ सके, छोटा बच्चा भी पढ़ सके और बड़ा भी पढ़ सके। तो हम इसे एक यूनिट को 2 क्लास में करेंगे।
तो भाषा और बोली, भाषा को अपने व्याकरणिक नियम है, भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं। भाषा और बोली, यह जो हिंदी भाषा का स्वरूप है उसका दूसरा नंबर दूसरे नंबर की हेडिंग है। तो आप भाषा और बोली को अब समझिएगा। यह परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोली क्या है? बोली क्या है? किसी भाषा का वह स्थानीय रूप जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित होता है, बोली कहलाता है। किसी भाषा का वह स्थानीय रूप जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित होता है, बोली कहलाता है। मतलब बोली क्या है? भाषा जो होता है विस्तृत रूप से, जैसे ये जिस लैंग्वेज में हम आपसे बात कर रहे हैं, इस लैंग्वेज में पूरे भारत में भाषा होती है। लेकिन जो जयपुर की भाषा है, जो बिहार की भाषा है, वह अपने क्षेत्र की मतलब का रूप धारण की है। वह भाषा अपने क्षेत्र की मिट्टी की उसमें महक है। तो किसी भाषा में वह स्थानीय रूप जो किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित होता है, बोली कहलाता है। जैसे अवधी क्या है? अवधी हमारे उत्तर प्रदेश की बोली है। तो यह हमारे क्षेत्र विशेष की इसमें महक है। उदाहरण के लिए हिंदी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर बोलने का ढंग अलग अलग है। जैसे ब्रज, देखिए आ गया ना, जैसे ब्रज। अब उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे कि जैसे आगरा और उधर मथुरा में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। इधर सुल्तानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ये सब जगह अवधी भाषा का प्रयोग होता है। भोजपुरी भाषा का बलिया उलिया में होता है, बनारस वगैरह में भोजपुरी है। बुंदेली भाषा का ये झांसी वगैरह के तरफ है इसका। बघेली का आपको रीवा उवा की तरफ है। हरियाणवी का ये हिसार और हरियाणा वगैरह के क्षेत्र में और रोहतस वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपना अपना क्षेत्र होता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र व्यापक है और बोली का क्षेत्र सीमित है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। भाषा जैसे आपको बताए हैं कि भाषा पूरे भारत में, जो हम ये भाषा अब खड़ी बोली बोल रहे हैं, यह भाषा पूरे भारत में, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे तो इस भाषा में लोग बात समझ लेंगे। आप किसी भी जगह जाएंगे समझ लेंगे। लेकिन अगर उड़िया भाषा में अगर जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे तो शायद ही कोई समझ पाए। हम लोग खुद ही नहीं समझ पाएंगे। बिहार की भाषा अवध वाले नहीं समझ पाते, अवध की भाषा उड़ीसा वाले नहीं समझ पाएंगे। तो हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। गुजराती भाषा को हम समझ पाएंगे, वो अपने क्षेत्र की होती है। तो यहाँ भाषा और बोली में अंतर हम आपको बता रहे हैं। तो भाषा का क्षेत्र, जो हमारी भाषा है, जो एक मुख्य भाषा, मानक भाषा इसे कहा जाता है, वह पूरे भारत में प्रचलित है, उसे मानक भाषा कहा जाता है। और वही हमारे पत्र व्यवहार हर जगह इन्हीं भाषा का प्रयोग होता है। और बोली का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र जो व्यापक है पूरे भारत में। बोली क्या है? उत्तर प्रदेश एक छोटा सा मतलब राज्य है, तो इसकी बोली अलग अलग है। अब इसमें भी देखिए ब्रज भाषा मथुरा वगैरह में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के ही अंदर बहुत जगह, बहुत बनारस में भोजपुरी बोली जाती है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर में अवधी बोली जाती है, सुल्तानपुर में। तो भाषा का साहित्य अधिक विकसित है, बोली का क्षेत्र अधिक विकसित नहीं है। भाषा मानकीकृत रूप हो सकता है, बोली सामान्यतः स्थानीय रूप हो सकता है। भाषा का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है, बोली का प्रयोग विशेष क्षेत्र में अधिक होता है। क्षेत्र विशेष में मतलब उसका बोली का प्रयोग होता है। भाषा के व्याकरण का व्यवस्थित रूप होता है, बोली के नियम स्थानीय प्रयोगों पर आधारित हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि भाषा के रूप क्या हैं और बोली के क्या हैं, उनके क्षेत्र। भाषा हर तरह से बड़ी है। कहीं भी आप किताब में देखेंगे वह खड़ी बोली में ही लिखा जाता है। कोई भी किताब हमारे भारत में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश की भी किताब है तो हिंदी में है, लेकिन
उसको समझाने के लिए हिंदी ही उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है। इंग्लिश को समझाने के लिए खड़ी बोली में ही समझाया जाता है उसका हिंदी ट्रांसलेशन। और वो भली किताब वो पूरी इंग्लिश में हो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो वह हमारे खड़ी बोली में ही होगा, मेरी मानक भाषा में ही होगा। तो संस्कृत को भी आप अगर उसको अनुवाद उसका करेंगे तो वह मानक भाषा में ही उसे, हम जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसी भाषा में उसे समझाया जाएगा, भले वह संस्कृत भाषा है। तो आप राजनीति विज्ञान का बुक देखेंगे, राजनीति शास्त्र का, आप नैतिक शिक्षा का देखेंगे, आप हिंदी का देखेंगे, इतिहास, भूगोल, सभी भी जो जितनी भी किताबें होती हैं सभी मानक भाषा में होती हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और हमारे पढ़ाने समझाने की चीज़, चूँकि हमको कुछ नहीं पता, आप ही लोग को सब मेरे बारे में ज़्यादा पता होगा। तो सबसे आसान ट्रिक क्या है, भाषा बड़ी होती है, बोली छोटी होती है। अर्थात भाषा व्यापक है और बोली सीमित है। भाषा बड़ी है, आप ये समझिए, भाषा जो है बड़ी है, बोली क्या है, छोटी है। भाषा व्यापक क्षेत्र है, भाषा का क्षेत्र व्यापक है, बोली का क्षेत्र सीमित है। लेकिन ध्यान रखें, बोली को निम्न या खराब भाषा नहीं समझना चाहिए। बोली किसी भाषा और संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर होती है। हिंदी, देखिए इसमें 8 पॉइंट हैं। हिंदी भाषा के स्वरूप में जो पहला मतलब इसमें यूनिट है उसमें 8 पॉइंट है। मैं तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। तो आप लोग देखते रहिए और पूरी क्लास को आप अच्छे से कवर करिएगा। यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है, भाषा का विकास, यह टॉपिक बड़ा है, इसलिए इसे एक क्रम में याद करें। हिंदी का विकास किससे हुआ? हिंदी का विकास मुख्यतः बहुरूपीय भाषा से हुआ है। हिंदी का विकास किससे हुआ है बच्चों? बताओ, हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो बहुरूपी भाषा से हुआ है। बहुरूपी भाषा परिवार की भारतीय आर्य भाषाओं में की परंपरा में हुआ है। और हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः बहुरूपी भाषा परिवार की भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में हुआ है। इसे सामान्य रूप से इस क्रम में समझा जाता है। संस्कृत, पाली, पहले संस्कृत था, वैदिक काल में संस्कृत था, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, पाली प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर प्रारंभिक हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी। हम बहुत विस्तृत से इसे समझाएंगे, आप लोगों को पढ़ने में एकदम समझिए कि मज़ा आ जाएगा। और आप हमारी क्लास को, अगर इस क्लास को 2 बार देख लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एक क्लास आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे कि एक यूनिट एक ही क्लास में दे दें तो मैं एक ही यूनिट एक ही क्लास में, थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी। और वैसे मैं जितने यूनिट रहेंगे उसको 2 भागों में, एक यूनिट में जितने पॉइंट रहेंगे। तो यह है, इसे परीक्षा में विस्तार से लिखें। इसे परीक्षा में विस्तार से लिखना होगा। तो विस्तार से आप कैसे लिखेंगे? हम आपको पढ़ाएंगे तब आप लिखेंगे। तो यहाँ विकास की प्रमुख अवस्थाएं, यहाँ देखिए विकास की प्रमुख अवस्थाएं। अब देखिए इसमें भी है कि विकास की प्रमुख, इसमें देखिए यहाँ है ना कि परीक्षा में विस्तार से लिखना है। तो हमारा जो विकास हुआ है बहुरूपी भाषा परिवार का भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा में हुआ है, इसकी विकास की प्रमुख अवस्थाएं हैं। संस्कृत आया। प्राचीन भारत में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान था, पहली भाषा संस्कृत थी। फिर उदाहरण माता पिता, ग्राम, विद्यालय, ये सब वर्ड प्रयोग होते थे, आदि संस्कृत से जुड़े शब्द थे। दूसरा पाली आया। मैं 5 आपको बताई हूँ और 5 को विस्तृत रूप से भी बता रही हूँ। दूसरा पाली आया भाषा। समय के साथ संस्कृत की सरल जनभाषाई रूप में विकसित हुई पाली विभिन्न प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। फिर अपभ्रंश आई। तो अपभ्रंश में क्या हुआ? अपभ्रंश तीसरी भाषा है। प्राकृत भाषाओं के आगे के परिवर्तित रूप में अपभ्रंश का विकास हुआ। हिंदी के विकास में अपभ्रंश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।
प्रारंभिक हिंदी आई, फिर अपभ्रंश से आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रीय भाषिक रूप विकसित हुए, जिससे हिंदी की अलग अलग बोली और साहित्यिक रूपों का विकास हुआ। आधुनिक हिंदी आई। आधुनिक काल में खड़ी बोली के आधार पर आधुनिक मानक हिंदी का विकास हुआ, जो अभी हम बोल रहे हैं आपसे। तो इसे बहुत ही अच्छे से आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके पास एक बहुत ही मजबूत व्याकरण का नोट्स हो जाएगा। और व्याकरण का एक भी पॉइंट, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे हाई स्कूल इंटर के भी बच्चों के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होगा क्लास। तो मैं इसी को मतलब हमें बहुत इस चीज़ का था कि याद रखने का यह ट्रिक है। बस यह क्रम रट लीजिएगा। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वह सब मैं बड़ी मेहनत से टाइपिंग करके बनाई हूँ, और उस मेहनत को आप लोग सार्थक करिएगा कि आप लोगों को वह चीज़ आ जाए। यही मेरी सार्थकता है। तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस यह क्रम रट लीजिएगा। याद रखने की ट्रिक क्या है इसका, देखिए। सप्राही, सप्राही मतलब संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्या और भी लोग ऐसे बताते होंगे? तो ये देखिए सप्राही मतलब इसको क्रम आता है। कभी कभी ये क्रम में आ जाता है टीजीटी वगैरह के पेपर में, नेट में, कि संस्कृत मतलब हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। तो आप इसको अच्छे से देखिए। यहाँ संस्कृत है, प्राकृत है, भ्रंश है, हिंदी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे नंबर पे। तो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, अब देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया। सामान्य अध्ययन के लिए हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को इस प्रकार समझ सकते हैं। तो यह देखिए कि जो भी मेरी क्लास होगी वह बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, और इसी जगह पे मैं क्लास को रोकती हूँ। अगली क्लास में और चैप्टर जो है अगली क्लास में होगा, क्योंकि बड़ी क्लास आप लोग अगर कह देंगे तो मैं बड़ी क्लास बनाऊंगी। लेकिन व्याकरण क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, उसे समझ के साथ उसे ट्रिक वाइज याद करना है। तो मैं ट्रिक वाइज बता रही हूँ, उसे आप याद करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।